हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 18। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं पर्यावरण प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला था वायु प्रदूषण, दूसरा था जल प्रदूषण और तीसरा था भू प्रदूषण, चौथा था रेडियोधर्मी प्रदूषण और पांचवा था ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा था वायु प्रदूषण, जो कि आपके 2019 में पूछा गया था। तो वायु प्रदूषण के कारण भी देखा था, वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम भी देखे थे और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के विषय में भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण। तो दोस्तों, जल प्रदूषण का अर्थ भी हम लोग देख चुके थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम और उसके क्या क्या प्रभाव रहे हैं, इन सब के विषय में देखेंगे और उस जल प्रदूषण के नियंत्रण क्या है इसके विषय में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण। दोस्तों, जल सभी जीवों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जो जल पीने योग्य नहीं है वह प्रदूषित जल है। जल का प्रदूषित होना ही क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपने बचपन की एक घटना बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से याद है। दोस्तों, हमारे यहाँ जब हम लोग गाँव पे रहते थे तो गाँव पे रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उसमें चीनी मिल का गंदा पानी आता था। तो जब चीनी यानी कि गन्ने का सीजन होता था तो उस समय वहाँ पर जो गंदा पानी चीनी मिल से आता था वो नदी को इस तरह से दूषित कर देता था कि वहाँ पे रहने वाले जो जलीय जीव जंतु थे वो भी मर जाते थे और साथ ही जो गाय या भैंस उधर नदी के किनारे से चारा चरने जाती थी तो वो अगर प्यास भी लगी रहती थी उन्हें तो वो पानी नहीं पीती थी, क्योंकि वो पानी इतना तेज बदबू करता था कि अगर हम लोग उधर से स्कूल भी जाते थे तो उधर से हम लोग को नाक बंद करके जाना पड़ता था। तो ये होता है दोस्तों प्रदूषण, जहाँ पर जल प्रदूषण इस कदर बढ़ गया था कि वहाँ आसपास से आना जाना भी दूभर था और दूसरी बात जो जलीय जीव जंतु थे वो भी उसमें मर चुके थे। तो ये मुझे अभी भी याद है दोस्तों। उसके बाद वो चीनी मिल बंद हो जाती है, लगभग 15-16 साल तक तो वो बंद थी। फिर उसके बाद फिर से वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से नई मिल का उद्घाटन किया है अभी लास्ट ईयर। तो फिर से वही दुर्गति देखने को मिल रही है, जो उस नदी का पानी फिर से वही उसी तरह से काला होने लगा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर चीनी मिल का पानी फिर से उसी नदी में, जो गंदा पानी है वह उसी नदी में डाला जा रहा है। तो दोस्तों, ये दुष्परिणाम हो रहा है किसका? उस चीनी मिल फैक्ट्री की वजह से जो जल है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जल प्रदूषण का अर्थ देखा था। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल में ऐसे परिवर्तन जो कि अवांछनीय हो, जो कि अनवांटेड हो, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? जिसकी वजह से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उससे प्रभावित हो रहे हो, तो वो हो जाता है जल प्रदूषण। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं। इसमें देखिए कारण में ही हम लोग और अच्छे ढंग से जानेंगे कि किन कारणों से जल प्रदूषण होता है। यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए पहला कारण है घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। और दूसरा कारण है व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट, धूल आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे घर का कूड़ा करकट है या फिर जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको जलाशयों में डालने की वजह से भी जल प्रदूषित हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए
औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो औद्योगिक कारखाने हैं उनसे निकलने वाला भी जो कचरा होता है वो सीधे नदियों में डाला जा रहा है, जिससे नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए चौथा कारण क्या है कि नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकला मलमूत्र प्रायः नदी, बड़े तालाबों या झीलों में डाल दिया जाता है। इसे बाहित मल कहा जाता है। इससे जल प्रदूषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो नगर पालिका के द्वारा नालियाँ बनवाई जाती हैं वो नालियाँ आगे जाके एक होकर के वो किसी झील या फिर तालाब में डाल दी जाती हैं। तो इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। और दोस्तों इन नालियों में वाहित मल यानी कि जो भी मल मूत्र गंदगी रहती है उन सबको भी उसी नालियों के माध्यम से नदी में डाल दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 5 है, प्रायः किसान अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों, जीवाणुओं, कवकों आदि से बचाने हेतु तो कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसलों को कीड़ों और कवकों से बचाने के लिए भी जो कीटाणुनाशक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है। यानी कि जब बारिश आती है तो वो जो कीटाणुनाशक दवाइयाँ वो अपने फसलों पे छिड़कते हैं वो सीधे जमीन में घुलते हुए वो सीधे जाके नदियों में बह जाता है। वो पानी के साथ जो दवा होती है वो पानी के साथ सीधे नदी में चला जाता है और उसकी वजह से भी नदियों का जल दूषित हो जाता है। साथ ही साथ खरपतवार को नष्ट करने हेतु भी खरपतवार नाशी पदार्थ जैसे 2D4 आदि प्रयोग करते हैं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो दोस्तों आजकल देखिए, आपने अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ये भली भांति पता होगा कि जब धान की रोपाई हो जाती है तो उसके रोपाई के कुछ दिनों बाद ही खरपतवार नाशी दवाइयाँ छिड़कवा दी जाती हैं, जिससे कि धान के साथ अलग तरह के जो खरपतवार पनपते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, या उगते हैं, उनको नष्ट करने के लिए दवाइयाँ छिड़क दी जाती हैं। जैसे मोथा वगैरह जो होता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से प्रशिक्षु भाई बहन होंगे उनको पता होगा। तो ऐसे घास फूस को निकलने से बचाने के लिए, यानी कि जिससे कि धान की उपज काफ़ी अच्छी हो, अगर उस तरह के खरपतवार हो जाएंगे तो वो धान के पौधे को सही ढंग से बढ़ने नहीं देंगे, जिसकी वजह से धान का जो फसल होगा वो कम उपज पाएगा। तो उसकी उपज को बढ़ाने के लिए और साथ ही खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग करता है किसान। तो दोस्तों यहाँ पर किसान अपनी फसल को तो बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम उसका दूरगामी परिणाम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे जल को दूषित कर रहा है, क्योंकि जब वो खरपतवार नाशी छिड़केगा तो बारिश के साथ वो दवा सीधे नदियों में जाके मिलेगी और नदी के जल को दूषित कर देगी। क्लियर? अब चलिए दोस्तों देखते हैं जल प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण का निम्नलिखित दुष्परिणाम होता है। पहला देखिए, जल प्रदूषण से मनुष्यों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण से पीलिया, टाइफाइड, पेचिस ये सब ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हो तो ये जान भी ले सकती हैं। क्लियर? तो ये बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं? जल की वजह से। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है, जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पारे की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने से मर गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जापान में मिनीमाटा एक खाड़ी है, उसमें पारे को डाल दिया जाता है। किन्हीं कारणवश पारे की अधिकता हो जाती है तो उसको उस खाड़ी में गिरा दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो उस नदी में उस खाड़ी में मछलियाँ थी उन मछलियों को मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरे भी उसकी वजह से मिनीमाटा रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि पारे की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए एक फैक्ट और आपको मिल रहा है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि अगर पानी में
नाइट्रेट किसी कारणवश अधिक हो गया है तो उससे कौन सी बीमारी होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर? आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, समुद्र में तेल जनरेटर जहाजों का जल प्रदूषण का कारण है। तो तेल में उपस्थित नेफ्थलीन व मिथाइल नेफ्थलीन के कारण कांड तथा पोलक मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल से प्लवकों व जलीय पौधों की वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद किस तरह से हो जाती है? जो तेल होता है वो पानी की ऊपरी सतह को ढक देता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और जो जलीय पौधे होते हैं, जो प्लवक होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। क्लियर? आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, फसलों को बचाने तथा अधिक पैदावार हेतु किसी कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी तथा अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो फसलों को बचाने के लिए किसान कीटाणुनाशक दवाइयाँ या फिर खरपतवारनाशी दवाइयों का जो प्रयोग कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्लोरीन युक्त होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो जीवधारियों के द्वारा उसका विघटन नहीं हो पाता, यानी कि वो नष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो खाद्य श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला की वजह से जो जीवों का क्रम है, जो जीवों का चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। क्लियर? खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी जीव विज्ञान में, साइंस में, उसकी वजह से खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम में इतना लंबा तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये है आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप हर एंगल से जब चीज़ों को पढ़े रहेंगे डिटेल से, तभी आप उसके बारे में आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जल को प्रदूषित होने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, वाहित मल मूत्र यानी कि गंदा पानी को तालाबों में नहीं डालना चाहिए, यानी कि उसका कुछ अलग से व्यवस्था करना चाहिए। वो जो नालियों के द्वारा जो मल मूत्र नदियों में डाला जा रहा है, तालाबों में डाला जा रहा है, उसकी वजह से जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए नंबर 2 है, कूड़े करकट को जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए, यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ कूड़े करकट है उसको जलाशयों में, तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए, उससे जल प्रदूषित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है, घरेलू अपमार्जक को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए, यानी कि जो भी हम घरेलू अपमार्जक का मतलब जो भी चीज़ें हम अवशिष्ट पदार्थ, कूड़े करकट जो भी हम घर से निकालते हैं, उनको इस तरह के जलाशयों में नहीं डालना चाहिए, इससे जल प्रदूषण होता है। तो ये नियंत्रण के उपाय हैं कि हमें ये काम नहीं करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, कीटाणुनाशक पदार्थों, खरपतवारों पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पर देखिए, जो भी कीटाणुनाशक पदार्थ हैं, यानी कि जो भी कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं या फिर खरपतवारनाशी है, इसको कम से कम उपयोग करना चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए जल प्रदूषण का भी कारण बनेगा, साथ ही यहाँ इसके अलावा अगर हम देखें तो मृदा प्रदूषण का भी कारण बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करना चाहिए, इससे जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों ये तो आपने न्यूज में बहुत देखा होगा इस बार कि इस बार इतनी ज़्यादा कोरोना की वजह से लाशें नदियों में प्रवाहित की गई हैं, जहाँ पर हर दिन ये खुलासा होता था कि यहाँ पे जलाने को नहीं मिला, तो इसलिए लोगों ने उसको नदी में डाल दिया। ये तो एक तरह की ऐसे जो न्यूज़ हम लोग देखने को मिले, तो ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर नदियों के किनारे लोग ले जाते हैं जलाने के लिए, तो वहाँ पर पूरी लाश सही से जलती भी नहीं है और उसको नदी में डाल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो जल को दूषित कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जो शवों का विसर्जन नदियों में किया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है, पशुओं को तालाबों तथा पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए। पशुओं को तालाबों तथा पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने
जो भी उनके मवेशी हैं, चाहे वो गाय भैंस या फिर कह सकते हैं बैल, ये सबको ये लेके जाते हैं नदियों में नहलाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो नदी का जल है वो दूषित होता है, कहीं ना कहीं वो उसमें मल मूत्र भी त्याग देते हैं, तो इससे जो नदी का जल है वो दूषित हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे ये उपाय करना है कि पशुओं को नदी में नहीं नहलाना है, क्लियर, जिससे कि जल प्रदूषण ना हो। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण हमने देखा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप एक प्रदूषण के विषय में जान गए, यानी कि जल प्रदूषण के विषय में जान चुके हैं, तो आपको मृदा प्रदूषण समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। यहाँ पे देखिए, मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन, भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो भूमि है उसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, और वही पेड़ पौधों की वृद्धि में और विकास में सहायता करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, मृदा यानी कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वो मृदा प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने प्रदूषण से संबंधित पॉइंट देखा, उसमें ये पॉइंट आपने हमेशा देखा होगा कि जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि जो भी जीव हैं जिनके अंदर जान है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। जो उनका स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। तो यहाँ पर देखिए, मिट्टी का जो भौतिक और रासायनिक गुण है उसमें एक तरह से अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो परिवर्तन जो भी जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा, तो वो क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, क्लियर। यहाँ पे देखिए, लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों की जरूरत भी बढ़ रही है। किसान भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक एवं खरपतवार नाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो जाती है, परंतु मृदा एवं लाभप्रद जीवाणु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जनसंख्या वृद्धि होने से कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी भी जरूरत अधिक हो रही है, यानी कि उसकी भी ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे किसान भाई हैं उनको पैदावार भी अधिक करनी पड़ रही है। और वो पैदावार किस तरह से अधिक कर रहे हैं, फसलों में कीटाणुनाशक या फिर खरपतवार नाशी पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनकी फसल भी बची रहे और उसकी पैदावार भी अधिक हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पैदावार तो अच्छी हो रही है, लेकिन जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है उस पे और उससे संबंधित जो भी जीवाणु हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि मिट्टी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है इस कीटाणुनाशक की वजह से। और साथ ही जो मिट्टी में जीवाणु हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्लियर। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधे हम लोग उपाय देख रहे हैं। तो दोस्तों मृदा को बचाने तथा उपजाऊ बनाने हेतु ये आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद यानी कि ऐसी खाद जो किसान स्वयं बनाता हो, यानी कि उसमें किसी भी तरह का केमिकल प्रयोग ना किया गया हो। और दोस्तों वो कैसी, वर्मी कंपोस्ट खाद की बात हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए, यानी कि जो भी केमिकल युक्त खाद है उसका प्रयोग कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वो वर्मी फार्म कंपोस्ट अधिकाधिक प्रयोग करें। वर्मी फार्म कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा तैयार की गई खाद होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसानों को ऐसी खाद का प्रयोग करना है जो कि वर्मी कंपोस्ट हो, यानी कि केंचुओं के माध्यम से तैयार की गई खाद हो, जहाँ पर दोस्तों जो गोबर होते हैं और सड़े गले जो भी फसल के तने होते हैं उनसे ही, और साथ ही उसमें केंचुओं को डाल करके वो जो केंचुए होते हैं वो सारे जो गोबर होता है, जो भी फसल के तने होते हैं, उसको सब खा करके उसको बढ़िया से क्या बना देते हैं, खाद बना देते हैं। और वो खाद फसल को
बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी बनाएगी और साथ ही वो जो हमारे स्वास्थ्य को, रासायनिक खादें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, वो खाद हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि हमारे लिए वो बिल्कुल शुद्ध होगा। जो भी फसल उससे उगेगी वो शुद्ध होगा, शुद्ध अनाज होगा, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आज देखिए बहुत सारे राज्यों में जैविक कृषि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा? पूर्णतः जैविक कृषि पर आधारित पहला राज्य कौन सा है? क्लियर? हमें कमेंट करके बताइएगा। आप कहीं से भी सर्च करके आप अपनी नॉलेज को चेक करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप बुक तो पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये कॉपी पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है, अपने नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी भी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो कंपटीशन है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य, पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।